सदाबहार कहानी सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। भट्टी पर खड़ी फ्राई कर रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। दौड़ के गई, दरवाज़ा खोला तो डाकिया खड़ा था। मेरे हाथ में उसने खत पकड़ाया और चला गया। जब चिट्ठी को खोला तो चिट्ठी को देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि चिट्ठी का कोना थोड़ा सा जला था। जले हुए चिट्ठी को देखकर मुझे किसी अनहोनी का इशारा हुआ। अब मेरी हिम्मत ये नहीं हुई अंदर खोल कर पढ़ूं कैसे, लेकिन मैंने हिम्मत करके खोल कर पढ़ ही लिया। मानो जैसी किसी की दुनिया लुट गई थी। अभी अभी उसकी उम्र ही क्या थी, 20 साल की बहन मेरी विधवा हो गई थी। मैंने अपनी छोटी बहन की शादी अपने ननद के बेटे से कराई थी। वह मेरा भांजा भी था और एकदम नौजवान था। वह किसी बीमारी का शिकार हो गया था और इस दुनिया को छोड़कर चला गया था। पीछे मेरी छोटी बहन और उसकी एक छोटी सी गुड़िया, जो अभी सिर्फ 6 महीने की थी। उसको तो ये भी नहीं पता कि मेरे पापा कौन हैं। मेरी बहन के ऊपर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह लेटर मेरे घर पहुंचा तो 15 दिन हो चुके थे इंतकाल हुए। मैं लेटर पढ़कर बहुत रोई थी, चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन मैं क्या कर सकती थी। मैं उस वक्त जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा करती थी और चिट्ठी मेरे गांव से आया था। मेरा गांव बिहार में था। बस मैं रो धो कर अपने काम में लग गई। जब शाम को मेरे शौहर आए तो वह भी बहुत गम में थे, क्योंकि उनका जवान भांजा का इंतकाल हुआ था। हम दोनों मियाँ बीवी ने कोई खाना नहीं खाया। मेरे 6 बच्चे थे, 2 बेटा और 4 बेटियाँ। फिर मेरे पति ने उस दिन मुझे दिलासा देते हुए एक बात कही, जो मुझे बहुत जम गई। मेरे पति एक बहुत मेहनती इंसान थे। उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरा 2 बेटा है। और मेरे पिता ने मुझसे एक बात कही थी। मेरे बड़े बेटे की अभी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैंने अपने बेटे के लिए मेरे मरहूम भांजे की विधवा बीवी की छोटी सी गुड़िया का रिश्ता अपने दिमाग में तय कर लिया, और मेरे पिता का भी यही कहना था। मैं अपने शौहर का बात सुनकर बहुत खुश हुई और हम दोनों ने उस दिन तय कर लिया कि हम कुछ ही दिनों में गांव चलेंगे। तो उसको दिलासा देने के लिए मैं उससे ये बात कह दूंगी। ऐसा ही हुआ। हम कुछ दिन बाद गांव गए और फिर हम उसके घर गए उसे देखने के लिए। उसे देखकर तो मेरा दिल फट ही गया। वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैं भी बहुत रोई। आखिर क्या कर सकते थे। जिसको जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता। मैंने उसकी छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाया और मैंने उससे ये बात कह दी कि तुम फिक्र मत करो, इस गुड़िया को मैंने आज से अपनी बहू बना लिया है। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं उसको दिलासा देकर अपने घर चली आई। मेरे शौहर भी आ गए और मेरे ससुर का भी यही कहना था। अब मैंने 12 साल की उम्र में अपने बेटे की शादी तय कर चुकी थी और मेरे शौहर भी एक बहुत खुददार आदमी थे। उन्होंने अपने वादे से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और मेरा बेटा पढ़ रहा था। लेकिन जब मेरा बेटा 16 साल का हुआ तो कई समस्याएं खड़ी हो गई। रिश्तेदारों के अंदर कई बवाल खड़े हो गए। जो मेरी ननद थी, जिसके बेटे का इंतकाल हुआ था, उसके 2 बेटे थे और 3 बेटियां थीं, और जिसका इंतकाल हुआ था वो सबसे बड़ा बेटा था। मेरी ननद ने तो अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी थी, जो कि सारा शादी का खर्चा मेरे शौहर ने ही उठाया था। उसके दोनों बेटे बड़े थे बेटियों से। एक का तो इंतकाल हो गया और एक बेटा कोई भी काम नहीं करता था। वह नशा करता था और उसकी भी शादी हो रखी थी। अब उसके पास एक बेटी कुंवारी थी। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। वह मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी। अब हुआ यूं कि उनकी हालत कुछ अच्छे नहीं थे। इसलिए मेरे शौहर ने कहा कि इस बच्ची को लेकर चलते हैं दिल्ली और इसे कुछ हुनर सिखा देंगे, जैसे सिलाई वगैरह। इस वक्त दिल्ली में मेरे शौहर ने बहुत सारे काम फैला रखे थे, जो वह घर में ही किया करते थे। बच्चे के छोटे छोटे खिलौने पैकिंग करके सप्लाई करवाते थे और खाने की चीज़ें भी बनाया करते थे और उसकी भी सप्लाई किया करते थे। तो मेरा काम बहुत अच्छे से चल रहा था और हम लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, ना खाने पीने की कोई कमी थी। अपना मकान था, हमारी रोटी रोजी बहुत अच्छी चलती थी।
उस वक्त कमाई भी बहुत अच्छा था। हम उस लड़की को लेकर दिल्ली आ गए। मैंने अपने 2 बेटियों की शादी कर दी थी, पर उनका गौना नहीं किया था। मेरी ननद की छोटी बेटी और मेरी बेटियां एक उम्र की थीं। अब उन्होंने लेकर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली में मैंने उस लड़की को घर का काम और सिलाई भी सिखाए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वह लड़की अंदर ही अंदर मेरे बेटे से मोहब्बत करने लगी और मेरा बेटा भी उससे मोहब्बत करने लगा था। ऐसे में 3 साल बीत गए थे, लेकिन मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी उनके मोहब्बत की, ना ही मेरे घर में किसी को पता था। जब मैंने उनको गांव भेजने लगी, तब मुझे मालूम हुआ, तो मैंने अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि वह लड़की मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी और मैंने तो जुबान दे रखा था अपनी बहन की बेटी से करूँगी। बात तो यहाँ फंसी कि वह मेरी बहन की बेटी और मेरी ननद की बहू, दोनों लड़कियाँ उसी के घर से थीं। मैं क्या करती? आखिर मेरी ननद ने मुंह खोल कर बोल दिया कि मेरी बेटी से शादी कर लो, लेकिन मेरे शौहर ने जुबान दे चुके थे और वे मेरी ननद अच्छे से जानती थी। लेकिन उस वक्त मेरी ननद के दिमाग में सिर्फ अपनी बेटी ही नज़र आ रही थी। बहन की बेटी मेरे बेटे से 11 साल छोटी थी और ननद की बेटी मेरे बेटे से 3 साल बड़ी थी। हम तो बड़े कशमकश में पड़ गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दोनों सास बहू थे और दोनों ही मेरे अपने थे। क्या कर सकते थे? लेकिन जो ननद के शौहर थे, वे अपने पोती के लिए ज़्यादा जोर दे रहे थे। वहीं पर मेरी ननद को ये बिल्कुल गंवारा नहीं था। वह तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए सोच रही थी। मेरी ननद बोली, वह तो अभी बहुत छोटी है, उसका रिश्ता कहीं और कर देंगे, और मेरी बेटी शादी के लायक है और उस लड़के को चाहती है, तो तुम अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से कर दो। वहीं पर मेरी विधवा बहन ये सब बातें सुनकर बहुत रो रही थी। उसकी आखिरी उम्मीद बस हमारा वादा था कि तुमने मुझसे वादा किया है, अपने वादे से पीछे मत हटना। अब मेरे शौहर और मैं दोनों बड़ी परेशानी में फंस गए थे और हम दोनों ने आखिरी फैसला कर ही लिया। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे और अपनी बहन के बेटी से ही शादी करेंगे, चाहे जो हो जाए। इस बात को सुनकर मेरी ननद बहुत नाराज़ हुई थी। फिर ऐसे ही कई साल बीत गए और हम लोगों से बिना खबर किए उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। शादी के बाद जब बेटी के दामाद ने हमें फ़ोन किया, तो पता चला कि उसकी शादी हो गई है। फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया और मेरी ननद भी अब हमारे घर वापस आने जाने लगी। फिर ऐसे ही 2-3 साल बीत गए। फिर एक मेरी चचेरी ननद वह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आ गई और कहने लगी, तुम और मैं हम दोनों बराबरी के हैं। तुम अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से कर दो और उस यतीम बच्ची का शादी मैं अपने पैसों से करवा दूंगी। ऐसे में शादी नहीं करना चाहिए जहाँ पर लड़के का कोई साली और साला ना हो, अच्छा नहीं होता। मेरे पति ने कहा, ये तो बहुत अजीब बात कह दी तुमने। मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता और मैंने जहाँ वादा किया है वहाँ शादी करके ही रहूँगा। अच्छा होगा कि आप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर दो। मैं तो अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करूँगा। वह मुंह बनाकर हमारे घर पर से चली गई। इसी तरह 5 साल बीत गए। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। उधर मेरी बहन भी बहुत तड़प रही थी, लेकिन लड़की की उम्र केवल अभी 14 ही साल हुआ था। मेरी बहन हर किसी के हाथ खबर भिजवाती थी। इसी बीच मेरा बेटा भी गांव गया हुआ था। वह अपनी आंखों से उस लड़की को देख कर आया था। उसने कई तस्वीरें भी खींची थी जो मैंने देखी थी। अब मेरे लड़के को भी वह लड़की पसंद आ गई थी। शादी तो बचपन से ही लगी थी। शादी तो हमने वहीं करनी थी। मैंने अपने एक कहानी में आप लोगों को बताया था कि मेरी तो 2 चाचियाँ थीं। वह दोनों सगी बहनें थीं। उन्होंने अपने भाई से मेरी शादी करवाई थी। एक चाची जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, वह भी मेरी ननद थी। वह हमेशा हमारे साथ रहा करती थी। और दूसरी चाची वह थी मेरी ननद थी, पर उसके 5 बच्चे थे, 3 बेटियां और 2 बेटे। उसके एक बेटे से मेरी छोटी बहन की शादी हुई थी। इधर वह मेरी ननद का बेटा भी हुआ और मेरा भाई भी हुआ। तो हम में कई रिश्ते एकदम खास थे। मेरे भाई लोग जो थे
वह उस लड़की की शादी के लिए मेरे घर में बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि वह अपने बेटों के साथ करना चाहते थे शादी। लेकिन उस शादी के लिए मेरी बहन बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह शादी सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही करना चाहती थी। फिर हम शादी की तैयारियां करने गांव चले गए और वहां जाकर शादी की तारीख रखी गई। उनके घर में तो कोई खुश नहीं था इस शादी को लेकर। लड़की की खुद दादी भी खिलाफ थी। इधर मेरे भाई लोग भी इस शादी को लेकर खिलाफ हो गए थे। बचे सिर्फ मैं और मेरी बहन इस शादी के लिए राजी थे, और मेरे शौहर और मेरा बेटा भी राजी था उस लड़की से शादी करने के लिए। इधर मेरे रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें बना रहे थे कि तुम्हारा लड़का इतना हैंडसम और गोरा चिट्टा है, वह लड़की थोड़ी सांवले रंग की है। हमने लोगों की कोई परवाह नहीं की। जैसे जैसे शादी की तैयारियां होने लगी, शादी के 2 दिन रह गए थे, तो मेरी ननद आई और कहने लगी, बारात बिल्कुल सादगी से आनी चाहिए मेरे दरवाजे पर। और हाँ, मेरे दामादों ने तेरे लिए दहेज इकट्ठा कर रखा है। एक दामाद मेरा फर्नीचर दे रहा है, दूसरा दामाद लड़की के जेवर का इंतज़ाम कर रखा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अब वह मेरी पोती है, हम उसको अच्छे से विदाई करेंगे। ये बात सुनते ही मेरे पति बिल्कुल आपे से बाहर हो गए कि यहाँ दहेज की बात किसने की, और तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे दहेज क्यों इकट्ठा किया। तेरी जिन लड़कियों की शादी मैंने की है, वह दामाद मुझे दहेज देंगे। मेरी ननद और मेरे पति से काफ़ी झगड़ा हो गया। मेरे पति उन दामादों को गाली देने लगे, बोले उनकी औकात कैसी हुई मुझे दहेज देने की, और मैं क्या दहेज मांगता था, मुझे दहेज देने लगे। और बोले शादी तो मैं वहीं करूँगा, बारात तो मैं वहीं लाऊंगा, लेकिन तेरे दामाद वहाँ दिखने नहीं चाहिए। मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, सादगी से बारात के लिए बोल रही थी ना, अब तो मैं पूरे गांव को लेकर जाऊंगा और बारात नाच गाने से जाएगी। फिर क्या था, बारात सच में वैसे ही गई। मेरे पति पहले उन्होंने यहाँ से ट्रैक्टर में सारा सामान वहाँ भिजवा दिया, और वहाँ टेंट वगैरह लगवाया, और सारे बारातियों का खाना नाश्ता बनवाया गया। कम से कम 200 बाराती लेकर गए थे। मेरे पति ने वाकई बहुत अच्छी बारात लेकर गए थे, और बड़ी धूमधाम से बारात गई थी। और फिर उस लड़की को हम ब्याह कर ले आए थे। कई गांव देखते रह गए थे कि क्या आदमी है, दोनों तरफ का खर्चा उन्होंने खुद ही उठाया है। फिर हम उस लड़की को ब्याह कर सीधे दिल्ली लेकर आ गए थे। मैं उस वक्त बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि मैं नहीं बचूंगी। मुझे कई गंदी बीमारियों ने घेर रखा था, गठिया बाय, शुगर, हार्ट अटैक। लेकिन मैं अपने बच्चों की किस्मत से ज़िंदा रही, और मेरी बहू बहुत अच्छी साबित हुई। वह दिल्ली पहली बार आई थी। उसे घर का काम कुछ भी नहीं आता था। मेरी बेटियों ने उसे सब कुछ सिखाया। बारात वाले दिन मेरी छोटी बेटी से मेरी बहन ने कहा था कि वैसे तो मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, पर मेरी बेटी के अंदर एक कमी है, वह मैं तुम्हें बता देती हूँ। मेरी बेटी तो बिल्कुल अचंभव हो गई कि खाला क्या बताने वाली हैं। फिर मेरी बहन ने कहा कि मेरी बेटी खाना तो बहुत धीरे धीरे खाती है, इसको खाने के लिए मत कुछ कहिएगा, नहीं तो वह खाना छोड़ देगी। मेरी छोटी बेटी ने मुझे आते ही बताया था। मैंने अपनी बहू को अपने बच्चों की तरह ही रखा था। मेरी बहू भी बहुत अच्छी थी। मेरी बहू 15 पारा की हाफिजे कुरान थी। बस यही चीज़ मुझे उसके तरफ खींचती थी, क्योंकि मुझे वह बहुत पसंद थी। अब वह मेरे बच्चों की तरह ही यहाँ रहने लगी। कुछ ही साल में उसकी एक बेटी हुई और एक बेटा हुआ। जब उसकी बेटी 18 साल की हुई तो मुझसे अपने मम्मी पापा के शादी के बारे में पूछने लगी। मेरे पापा और मम्मी की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मैंने अपने पोती से कहा, तू बता तुझे क्या लगता है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तुझे क्या लगता है? अपने मम्मी पापा को देखकर मेरे से पोती ने कहा, मुझे तो ये लगता है जैसे उनकी लव मैरिज हुई हो। फिर मैंने कहा, क्यों, तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि सब लोग कहते हैं मेरे दहेज में ये मिला है, मेरे शादी में वो मिला है, लेकिन मेरे मम्मी पापा कभी इस चीज़ को नहीं कहते। ना ही तुमसे सुना है, ना ही दादा से सुना है, तो ये लव मैरिज ही हुई ना।
तब मैंने अपनी पोती को सारी बात बताई, अपने बहू बेटे की शादी की। हमने कोई दहेज नहीं लिया और ना ही हमने उनसे कोई खर्चा करवाया। हम अपनी बारात लेकर गए थे, लेकिन हमने खुद ही खिलाकर वापस लाए थे। आज पूरा गांव ये कहता है कि तेरे दादा जैसा कोई नहीं है। उन्होंने 2 बेटों की शादी बगैर दहेज के की थी। हालांकि मैंने अपने चारों बेटियों को खूब दहेज देकर शादी किया था और उसके बाद मैंने अपनी नंद की लड़कियों को भी पूरा दहेज देकर शादी किया था, लेकिन हमने खुद कोई दहेज नहीं लिया। मेरा छोटा बेटा एक जीएसटी ऑफिसर है और बड़ा बेटा लेखक है और मेरा हंसता खेलता परिवार है। मेरी चारों बेटियां सुखी हैं, मेरे दोनों बहू बेटे सुखी हैं। आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। दहेज क्या होता है? दहेज तो कोई मायने नहीं रखता। इंसान अच्छा होना चाहिए। छोटे बेटे ने जिससे मोहब्बत की, हमने उसी से उसकी शादी करवा दी। वह लड़की भी मेरे घर में बहू बन के आई। वह आज भी कहती है आप लोगों जैसा कोई नहीं है। आपने अपनी बेटियों को तो खूब दहेज देकर शादी किया, लेकिन आपके अंदर कोई लालच नहीं है। आपने बेटों के लिए इंसान हो तो ऐसा ही होना चाहिए, वरना क्या? मेरे शौहर ने अच्छा किया या गलत, ये बताइएगा। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।